नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। हमने इससे पहले की कक्षा में आपको हिंदी कहानी की परिभाषा और उसके तत्वों के बारे में बताया था। इसके बाद जो हमारी आज की क्लास है इसमें हम आपके इकाई सेकंड में से एक कहानी है, उसने कहा था, ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। इस कहानी में जो हमारी व्याख्या है कि हम जो सप्रसंग व्याख्या करते हैं वो हम किस तरह से करते हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको कहानी में से सप्रसंग व्याख्या करना बताऊंगी, एक पैराग्राफ की। ठीक है, इससे पहले हम जो हमारे इस कहानी के लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इनका जन्म जयपुर में हुआ था सन 1883 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके नाम के आगे जो गुलेरी शब्द लिखा है ये इनका उपनाम है। इनका उपनाम गुलेरी क्यों पड़ा, तो देखिए इनके जो पिता हैं शिवराम शास्त्री, क्या नाम है इनके पिता का? इनके पिता का नाम है शिवराम या पंडित शिवराम शास्त्री, और माता है इनकी लक्ष्मी देवी। जो इनके पिता हैं पंडित शिवराम शास्त्री, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? गुलेर, गुलेर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गुलेर हिमाचल प्रदेश। गुलेर इनके गांव का नाम है जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो इनके पूर्वज मुख्य रूप से मूलतः कहाँ के निवासी थे? हिमाचल प्रदेश के गुलेर प्रांत के। ठीक है, तो इसके आधार पर इनके जो उपनाम है वो गुलेरी पड़ गए। इनके जो पिता हैं पंडित शिवराम शास्त्री, इनको हमारे राजस्थान में जो जयपुर का राजघराना है उन्होंने अपने यहाँ आमंत्रित किया था, क्योंकि पंडित शिवराम शास्त्री जी को ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक ज्ञान था, तो इसलिए यहाँ आमंत्रित किया गया और यहीं पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ के हैं? ये राजस्थान में जयपुर जिले के हैं। ठीक है, अब जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो घर पर ही हुई। बाद में इन्होंने बीए किया। ठीक है, और अनेक भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जैसे आपके संस्कृत, मराठी, बंगला, प्राकृत, इन भाषाओं का इनको ज्ञान था। ये राजनीति, धर्म, शास्त्र, ठीक है, ज्योतिष, इन सभी के बारे में भी इनको बहुत अधिक ज्ञान था। बाद में इन्हें मेयो कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, संस्कृत विभाग का विभागाध्यक्ष इनको बनाया गया था। वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, इनके जितने भी विद्यार्थी थे, उनके परिवारजन ने इन्हें ही उन बच्चों का अभिभावक बना दिया, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने सोचा कि ऐसे विद्वान के संरक्षण में यदि हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वो उन पर इस चीज़ का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो इसलिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने जीवन में देखा जाए तो इन्होंने केवल 3 कहानियों की ही रचना की थी। ठीक है, कौन कौन सी थी वो 3 कहानियां? पहली थी सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, ये लिखी थी इन्होंने 1911 में। दूसरी है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, ये लिखी थी इन्होंने 1914 में। और तीसरी है उसने कहा था, उसने कहा था, ये लिखी थी इन्होंने 19
इन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल 3 ही कहानियों की रचना की थी। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915 में। जो 1915 में इनकी ये जो कहानी है उसने कहा था, ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई और उसी के आधार पर ये कहानी इतनी अच्छी थी कि इसी के आधार पर इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने केवल 2 ही निबंधों की रचना की थी और वो 2 निबंध थे इनके महाऋषि। देखिए निबंध, ये तो इनकी कहानी, ये इनकी कहानियां थी और इनके केवल 2 ही निबंध थे। एक तो है महाऋषि मोही उठान और दूसरा है कछुआ धर। इन्होंने अपने जीवन में केवल 2 ही निबंध लिखे, महाऋषि मोही उठान और कछुआ धर। इसके अलावा इनकी एक आलोचनात्मक रचना है और वो है पुरानी हिंदी। यही लिख देती हूँ मैं, दिख जाएगा आप लोगों को। आलोचनात्मक एक रचना है इनकी और वो है पुरानी हिंदी। जो पुरानी हिंदी है ये इनकी आलोचनात्मक रचना है और इसी में इन्होंने जो उत्तर अपभ्रंश है उसे ही पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, चाहे तो आप इनको नोट भी कर सकते हो। इनकी कहानियां, निबंध और आलोचनात्मक रचना। इन्होंने जो ये कहानी लिखी थी उसने कहा था, ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी क्योंकि इस कहानी की रचना ऐसे समय में की गई थी जब हमारा पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध की आग में जल रहा था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जब चारों ओर युद्ध की आग जल रही थी, युद्ध की विभीषिका में हमारा पूरा विश्व जल रहा था, ऐसी विषम परिस्थितियों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इस कहानी की रचना की थी। ठीक है, 1915 में। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी इस कहानी का आधार इस प्रथम विश्व युद्ध के ही इसी पृष्ठभूमि को लिया है, लेकिन इसमें कहीं भी इतना ज़्यादा युद्ध का वर्णन नहीं किया है। इस समय जो हमारा देश है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और हमारी सेना हमारी नहीं थी, बल्कि वो किसकी सेना थी? अंग्रेज़ों की सेना थी। तो जो हमारी अंग्रेजी यहाँ की भारतीय जो सेना है वो किसके खिलाफ युद्ध कर रही थी? जर्मनों के खिलाफ। ठीक है, तो जो जर्मन थे उनके खिलाफ युद्ध कर रही थी और इसी को इन्होंने अपनी कहानी का आधार बनाया है। लेकिन इस कहानी में यदि हम मूल रूप से देखें तो प्रेम का सजीव अंकन हमें दिखाई देता है कि प्रेम, देश प्रेम और एक कर्तव्य पालन, इन तीनों का त्रिकोण हमें इस कहानी में दिखाई देता है। ठीक है, अब इन्होंने जब इस कहानी की रचना की तो युद्ध भूमि की विषम परिस्थितियां थी, तो उस समय इन्होंने इस कहानी की रचना की थी। तो जो हजारा सिंह है वो सूबेदार का, पहले मैं आपको इस कहानी का सारांश बता देती हूँ। जब आपको इसका सारांश याद हो जाएगा तभी जाकर के आप इसकी सप्रसंग व्याख्या अच्छी तरह से कर पाओगे। तो जो इसका नायक है लहना सिंह, ठीक है, और इसकी जो नायिका है वो कौन है? सूबेदारनी। और इसमें अन्य पात्र भी हैं जैसे हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है,
उधम सिंह है, ठीक है, ये इसके अन्य पात्र हैं। लपटन साहब हैं, तो ये इसके अन्य पात्र हैं। तो जो लहना सिंह है, सबसे इस कहानी का जो जैसे वैसे देखा जाए तो इस कहानी को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है, उस पहले भाग में क्या किया गया है कि लहना सिंह और सूबेदारनी के जो बचपन में जो इनका मिलन हुआ था, ये आपस में इनकी जान पहचान हुई थी, उस समय का वर्णन किया गया है। जो लहना सिंह है वो कितने वर्ष का है उस समय? 12 वर्ष का है, और सूबेदारनी 8 वर्ष की है। लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया हुआ है, और जो सूबेदारनी है वो भी अपने मामा के यहाँ आती है। और ये जो पहला जो भाग है, जिसमें कहाँ का? अमृतसर यानी पंजाब, वहाँ का आधार इसमें लिया गया है, वहाँ के परिवेश को चित्रित किया गया है। तो अमृतसर में ही लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आता है और सूबेदारनी अपने मामा के यहाँ आती है। तो बाजार में जब लहना सिंह क्या लेने के लिए जाता है, वो अपने मामा के जो उसके मामा हैं उनके बाल धोने के लिए वो दही लेने के लिए जाता है। और जो सूबेदारनी है वो भी रसोई में सब्जी बनाने के लिए मंगोड़िया लेने के लिए बाजार में जाती है। उन्होंने जो ढीले ढाले कपड़े पैजामा वगैरह पहन रखा है, लंबे बाल हैं, उससे ये पता चलता है कि ये कौन से धर्म के हैं? सिख धर्म के हैं। तो वहाँ पर उन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। लहना सिंह उस समय केवल 12 वर्ष का है और सूबेदारनी 8 वर्ष की है। तो जैसे ही उनकी मुलाकात होती है एक दुकान पर, तो लहना सिंह सूबेदारनी से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब क्या होता है? सगाई, ठीक है। तो वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो जो सूबेदारनी है वो धत्त कह करके और वहाँ से चली जाती है। इसी प्रकार से फिर दोबारा वो किसी न किसी तरीके से कहीं दुकान पर, कहीं बाजार में फिर दूसरी बार मिलते हैं, और फिर लहना सिंह उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। फिर सूबेदारनी धत्त कह करके वहाँ से चली जाती है। फिर तीसरी बार फिर लहना सिंह उससे मिलता है और वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो जो सूबेदारनी है वो थोड़ा लज्जित हो जाती है और कह देती है, क्योंकि वो उससे परेशान हो रही थी, रोज़ रोज़ वो इसी बात को पूछ रहा था, तो वो कह देती है कि हाँ हो गई। और देखते नहीं यह रेशमी शाल, यानी सूबेदारनी ने एक रेशमी शॉल ओढ़ रखा था, दुपट्टा ओढ़ रखा था, तो वो कढ़ाई वाला था। तो वो कहती है कि देखते नहीं यह रेशमी शालू, ये वहीं से आया है। अब जो लहना सिंह है वो इस बात को सुन करके और बहुत अधिक दुखी हो जाता है, और उसके जो प्रेम भावना थी वो वहीं पर कुंठित हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अर्थात वो अपने प्रेम का इजहार नहीं करता है, लेकिन ये बात सुनकर के ही उसके हृदय में उसे बहुत अधिक दुख होता है। अब वो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जब वो अपने घर लौट रहा होता है, तो वहाँ पर उसका मन इतना खिन्न हो जाता है कि वो अपना गुस्सा किस पर उतारे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। रास्ते में चलते चलते वो क्या करता है, एक गोभी बेचने वाला एक ठेला लेकर के जाता है, तो उसके ठेले में वो दूध उंडेल देता है। एक कुत्ता जाता हुआ रहता है तो उसके वो पत्थर मार देता है, ठीक है। और एक जो वैष्णवी जो नहा धो करके और मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाती है, उससे वो टकरा जाता है और बदले में क्या पाता है? अंधे की उपाधि पाता है। अर्थात जो वैष्णवी है वो उससे कहती है कि अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो लहना सिंह है वो बहुत अधिक गुस्से में रहता है, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो बेटा ये आप भी जानते हो कि जब हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आता है, अगर मान लो हमसे कोई कुछ कह देता है और हम उससे सामने वाले से कुछ नहीं कह पाते हैं, तो हम हमारा गुस्सा किसी अन्य पर निकालते हैं। तो इसलिए जो लहना सिंह है वो भी अपना गुस्सा कहाँ निकाले? तो उसने रास्ते में जाते हुए जो भी चीज़ें मिली, एक लड़की को नाली में धकेल दिया, ठीक है, तो जो भी चीज़ें उसे मिली वो उन्हीं पर अपना गुस्सा निकालता हुआ अपने घर पहुँच जाता है। तो यहीं पर इसका जो पहला भाग है वो समाप्त हो जाता है। अब इसमें जो दूसरा भाग है वो सीधे 25 वर्ष बाद युद्ध भूमि के क्षेत्र में सीधा हमें ले जाता है, जहाँ पर लहना सिंह और 76 नंबर की जो राइफल्स है उसमें वो क्या है, कौन से पद पर है? जमादार पद पर, ठीक
नंबर 76 और राइफल्स। तो यहाँ पर नंबर 76 राइफल्स में वो किस पद पर है? जमादार के पद पर है। अब 25 वर्ष बाद वो सूबेदारनी को भूल जाता है, पिछली सारी बातों को भूल जाता है और वहीं पर हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, उदमी, ठीक है, ये इतने लोग वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ युद्ध भूमि में बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, खंदक हैं, उन्हीं में जो हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, लहना सिंह है, ये सब वहीं पर उन खंदकों में छुप करके और जो जर्मन सैनिक हैं उनसे युद्ध करते हैं। बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, ओले गिर रहे हैं और घुटनों घुटनों तक उन खंदकों में पानी भर गया है। वहीं पर लहना सिंह और बोधा सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा उस समय बिगड़ जाती है जब वो जर्मनों से युद्ध करते हैं। तो बोधा सिंह की तबीयत बिगड़ जाती है। उससे वो क्या करता है, जो उनका तंबू लगा हुआ था उस तंबू में बिस्किट के कुछ टिन के डब्बे होते हैं, उन डब्बों को बिछा करके और उनके ऊपर लिटा देता है। वहाँ लिटाने के बाद उसे 2 कंबल ओढ़ा देता है जो उसे फौज वहाँ सरकार की तरफ से मिले हुए थे, और जो 2 कंबल बोधा सिंह को मिले थे उनको वो उसे उड़ा देता है, 2 नीचे बिछा देता है और वो जब पानी पिलाने के लिए कहता है तो बार बार उसे वो पानी पिलाता है, यानी वो उसकी रक्षा करता है। अब उसी समय वहाँ पर एक जर्मन लप्टन साहब का वेश धारण करके वहाँ पर आ जाते हैं। अब इन्हें पता नहीं है कि ये लप्टन साहब हैं या कोई और है, लेकिन इस कहानी में लप्टन साहब का वो कहाँ गए, क्या हुआ, उनकी मृत्यु हुई या उन्हें बंदी बना लिया गया था, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। लप्टन साहब की वर्दी पहन करके एक जर्मन सैनिक वहाँ लहना सिंह के पास उसी खंदक में आ जाता है। वो उससे जो वहाँ पर हजारा सिंह था, हजारा सिंह को वो कुछ सैनिकों को लेकर के और दूसरी तरफ भेज देते हैं। हजारा सिंह को वो आदेश देते हैं कि वहाँ से जो जर्मन सैनिक हैं वो हमारी सेना पर हमला कर देंगे, इसलिए तुम कुछ सैनिकों को लेकर के वहाँ पर चले जाओ और उनसे युद्ध करो। तो हजारा सिंह वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर जो बोधा सिंह है वो बीमार लेटा हुआ है। अब जो लहना सिंह है वो लप्टन साहब क्या देते हैं, उसको सिगरेट पीने के लिए देते हैं। किसको? लहना सिंह को। लेकिन लहना सिंह जैसे ही उसने देखा कि ये मुझे सिगरेट पीने के लिए दे रहे हैं तो वो पूरा माजरा समझ जाता है कि ये हमारे लप्टन साहब नहीं है, क्योंकि लप्टन साहब को ये पता था कि लहना सिंह कभी सिगरेट नहीं पीता है। तो जैसे ही उसने सिगरेट दी पीने के लिए तो वो पूरा माजरा समझ जाता है और वो सिगड़ी जलाता है और उसके प्रकाश में ही वो उनका चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उनके कटे हुए बालों से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये हमारे लप्टन साहब नहीं हैं, ये तो कोई दुश्मन है जो हमारे ऊपर यहाँ हमला करने के लिए आया है। अब जैसे ही लहना सिंह वहाँ से थोड़ा सा हटते हैं कि लप्टन साहब अपनी जेब में रखे हुए 3 बम के गोले जिनकी आकृति बेर के समान थी उन्हें निकाल करके जगह जगह खाइयों में उन्हें लगा देता है, क्योंकि वो उसके माध्यम से वहाँ हमला करके और इस सैनिक टुकड़ी को वो धराशाही करने की योजना बनाता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर उन बम के गोलों को लगा करके आता है और उसमें आग जलाने वाला होता है, वैसे ही लहना सिंह उस पर अपनी कोहनी से एक वार कर देते हैं और वो वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। तो वो जब वहाँ धराशायी हो गए तो वो उनकी पॉकेट से जो उनके कागज़ थे, एक उनकी आईडी थी, ठीक है, उन सबको निकाल करके अपनी जेब में रख लेते हैं। लेकिन तुरंत ही जो लप्टन साहब के वेश में जर्मन आया था वो तुरंत ही खड़ा होकर के उसके पैर में एक गोली मार देता है, जिससे कि जो लहना सिंह है वो घायल हो जाता है। उससे पहले ही वो वजीरा सिंह को हजारा सिंह और भेजे हुए जो सैनिक थे उन्हें बुलाने के लिए वो कह देता है कि ये हमारे लप्टन साहब नहीं हैं, वो वहाँ पर गए हुए हैं, तो आप उन्हें यहाँ पर जल्दी से बुला करके ले आओ। इसको बंद करो। तो वो
वजीरा सिंह हजारा सिंह को वहाँ बुलाने के लिए चला जाता है और यहाँ पर ये उसे रोके रखता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पैर में गोली मारता है तो लहना सिंह भी तुरंत उसके ऊपर वार कर देते हैं और वो वहाँ पर ही धराशायी हो जाता है। फिर लहना सिंह हजारा सिंह वहाँ पर आ जाते हैं उनको लेकर के, और इसके बाद जो उनके जो कुछ सैनिक थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो लहना सिंह के एक पसली में भी गोली लग जाती है। तो पसली में गोली लगने के कारण वो वहीं पर घायल हो जाते हैं। एक मिनट। तो लहना सिंह के पसलियों में भी गोली लग जाती है क्योंकि जर्मन सारे सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। उधर से हजारा सिंह भी अपनी फौज को लेकर के आ जाता है। आपस में युद्ध होता है और उनके हमले की जो आवाज़ है वो 3 मील दूर तक भी सुनाई देती है। अब जैसे ही वहाँ उनके बीच में युद्ध होता है तो सभी सैनिक घायल हो जाते हैं और वहाँ उनको खबर मिलती है तो वहाँ से एम्बुलेंस उनके लिए आ जाती है। 2 डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ वो एम्बुलेंस में हजारा सिंह और बोधा सिंह को लिटा करके भेजते हैं। हजारा सिंह लहना सिंह से भी चलने के लिए कहता है, लेकिन जो लहना सिंह है वो हजारा सिंह को बताता है कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था। यानी क्या कहा था, ये जो इसका शीर्षक है कि मैंने वह काम कर दिया जो उसने कहा था। अब क्या कहा था कि ये आपके इस व्याख्या में भी आएगा। और उसने क्या कहा था कि जब लहना सिंह, ये बाद में आएगा लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देती हूँ कि जब लहना सिंह अपनी ज़मीन की पैरवी के लिए अपने गांव आया था तो वहीं पर वो हजारा सिंह और बोधा सिंह वो भी अपने गांव आए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है वो 7 दिन की छुट्टी लेकर के आया था और लेकिन तभी वहाँ से अफसर का फ़ोन आ जाता है कि तुम्हें यहाँ वापस आना है क्योंकि हमारी जो फौज है वो युद्ध करने के लिए जा रही है। तो वहाँ से फ़ोन आता है तो हजारा सिंह भी उसे कहते हैं कि तुम जब वापस लौटो तो वो हमारे गांव होते हुए जाना, क्योंकि उन्हें भी जाना था। तो लहना सिंह सूबेदार के गांव, सूबेदार जो हजारा सिंह है उसके गांव जाते हैं और वो वहाँ से बातें करते हैं। लेकिन जो सूबेदारनी है वो लहना सिंह को पहचान जाती है और उससे हजारा सिंह से कहती है कि मैं इसे जानती हूँ। तो हजारा सिंह लहना सिंह को अंदर भेज देता है कि सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है, वो तुम्हें जानती है। तो जो सूबेदारनी है वो लहना सिंह को पहचान जाती है लेकिन लहना सिंह उसे नहीं पहचान पाता है। लेकिन वो कहती है, एक ही लाइन बोलती है कि तेरी गुड़माई हो गई। तो लहना सिंह तुरंत पहचान जाता है कि ये तो वही सूबेदारनी है जो बचपन में मुझे अमृतसर के बाज़ार में मिली थी। तब सूबेदारनी बताती है कि जिस प्रकार से बचपन में तुमने मेरी घोड़ों से रक्षा की थी उसी प्रकार मेरे पति और पुत्र की भी रक्षा करना। तो यही कहा था सूबेदारनी ने, जो हमारी इस कहानी का शीर्षक है। तो ये कहा था और जो लहना सिंह है वो वचन देता है और वहाँ पर चला जाता है। तो वो अपने इस वचन की पालना करते हुए अपना कर्तव्य समझता है हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करना, तो अपने इसी कर्तव्य का निर्वाह करता है। तो यही उसने कहा था, ठीक है। तो वहाँ पर जो हजारा सिंह है, जब उसे बोधा सिंह को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो लहना सिंह कहता है कि सूबेदारनी को मेरा मत्था टेकना कहना और उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया है। तो वो वहाँ चला जाता है। लहना सिंह अब किसकी गोद में लेटा हुआ है, वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ है और उससे पानी पिलाने के लिए कहता है और बीच बीच में उसे पूर्व की जो स्मृतियां हैं वो याद आने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका अंतिम भाग, अब यहाँ युद्ध क्षेत्र का, लेकिन जो इसका 5वां भाग है उसमें पूर्वाभास, उसको पूर्व की जो स्मृतियां हैं उनका आभास होने लगता है। वो उसकी गोद में लेटा हुआ है, उसके एक गोली पसली में लगी है, एक टांग में, और वो बहुत ही घायल अवस्था में है। अपने कमर को उसने बांध रखा है एक दुपट्टे से, ठीक है, ताकि उसका खून ज़्यादा ना बहे। लेकिन जैसे ही लहना सिंह की जो मृत्यु है वो उसके निकट
आती आती जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे उसे पूर्व की बातें याद आने लगती है। तो अंतिम भाग में वो अपने पूर्व के समय को ही याद करता है। तो उसके सामने उसे दिखाई देता है कि किस प्रकार से मैं बचपन में सूबेदारनी से मिला था, किस प्रकार से फिर हम दोनों की मुलाकात हुई, ठीक है, और कैसे सूबेदारनी ने मुझसे कहा था कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, धत्त कहते हुए चली जाती है और कहती है कि देखते नहीं है रेशमी शाम। तो इस प्रकार से जो पुरानी स्मृतियां हैं उनका आभास लहना सिंह को होने लगता है। तो ये अंतिम भाग में से ही हमारी ये सप्रसंग व्याख्या है, ठीक है। तो फिर बाद में उसको सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और बीच बीच में वो वजीरा सिंह से पानी पिलाने के लिए कहता है। तो वो उसे पानी पिलाता जाता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा, मैं तो अपने गांव में उस आम के पेड़ के नीचे मरूंगा और जहाँ मेरे चाचा ने वो आम का पेड़ लगाया था, तो वहीं पर मैं उन आमों को खाते हुए उसी मेरे अपने गांव में ही मेरी मृत्यु होगी। फिर बाद में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है और अखबार में ये खबर आती है लहना सिंह की मृत्यु की कि नंबर 76 राइफल्स का जो जमादार है लहना सिंह, वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए मारा गया। तो इस प्रकार से ये कहानी का सारांश मैंने आपके सामने रखा है। तो देखिए अब हम इस जो हमारा ये गद्यांश है इसकी हम सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। देखिए सप्रसंग व्याख्या के लिए हमारा गद्यांश है, मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांबे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़ों की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। अब देखिए जब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, संदर्भ। क्या लिखते हैं, संदर्भ। संदर्भ में क्या आता है, संदर्भ में हमारे कहानीकार का नाम और उसकी जो कहानी है उसका नाम आता है, ठीक है। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत अवतरण में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद युगीन पूर्व, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो कहानी की विकास यात्रा है इसे प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो कहानी का आविर्भाव काल यानी कि प्रेमचंद पूर्व युग, ठीक है, और दूसरा है प्रेमचंद युगीन, तीसरा है प्रेमचंदोत्तर काल और चौथा है नई कहानी। इस तरह से हिंदी की कहानी की जो विकास यात्रा है उसे हमने 4 भागों में विभाजित किया है क्योंकि इसका आधार हमने प्रेमचंद जी को ही माना है। तो इसका संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद पूर्व युगी, ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद का जो युग है उससे पहले के युग के कहानीकार हैं। तो प्रेमचंद पूर्व युगीन कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ये क्या हो जाएगा, इसका संदर्भ हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है इसका प्रसंग। अब प्रसंग यानी इस गद्यांश में किस समय के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जब लहना सिंह अपने जमीन के सिलसिले में उसके मुकदमे की पैरवी के लिए अपनी फौज से अपने अफसर से 7 दिन का अवकाश लेकर के अपने गांव आते हैं। लेकिन तभी अफसर का फोन आ जाता है कि जो सेना है वो लड़ाई के लिए युद्ध भूमि में जा रही है और तुम लौट आओ। उसी समय हजारा सिंह
जो कि सूबेदारनी का पति है, वो भी लहना सिंह से बता देता है कि जब तुम फौज पर जाओ तो हमारे घर होते हुए जाना, क्योंकि वहीं पर हम भी जाएंगे। तो लहना सिंह हजारा सिंह के घर जाता है और वहाँ पर ये हजारा सिंह से जब बात करता है तो सूबेदारनी इसे पहचान लेती है। तो हजारा सिंह लहना सिंह से कहता है कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, वो तुम्हें अंदर बुला रही है। तो जब लहना सिंह सूबेदारनी से मिलने के लिए अंदर जाता है तो सूबेदारनी उसे बताती है, लेकिन लहना सिंह उसे नहीं पहचान पाता है। तब सूबेदारनी कहती है कि तेरी कुड़माई हो गई। इतने में सुनते ही लहना सिंह पहचान जाता है कि ये तो वही है जिससे मेरी बचपन में मुलाकात हुई थी, वो उसे पहचान जाता है। तब सूबेदारनी हजारा सिंह से कहती है, ठीक है, अब उसी का ये इसका क्या हो जाएगा प्रसंग कि सूबेदारनी ने हजारा सिंह से क्या कहा था। अब देखो, अब फिर हम क्या करते हैं इसकी व्याख्या कि जो सूबेदारनी है वो लहना सिंह को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें याद है कि तुम्हें हमारे बचपन के वो दिन याद है जब एक दिन जब हम कहाँ मिले थे, बाजार में मिले थे, और एक दिन तांगे वाले का घोड़ा बिगड़ दही वाले की दुकान पर बिगड़ गया था। यानी जो लहना सिंह है वो वहाँ पर दही लेती और जो सूबेदारनी है ये भी वहीं पर किसी काम से जाती हैं। तो वहाँ पर जो घोड़ा है वो क्या हो गया था, बिगड़ गया था। तब क्या किया था लहना सिंह ने, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। सूबेदारनी कहती है कि तुमने उस दिन बड़ा साहस दिखाया था, बहुत हिम्मत दिखाई थी और मेरे प्राण उस घोड़े से बचा लिए थे। और क्या किया था, मेरे प्राणों की रक्षा की थी। तुमने उस समय मेरे प्राण बचाए और स्वयं क्या चले गए, घोड़ों की लातों में चले गए, क्योंकि अमृतसर के बाजार में वहाँ पर घोड़े गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती थी। तो उसी बाजार में घोड़ा बिगड़ जाता है एक तांगे वाले का। तो वहाँ पर जो सूबेदारनी है वो उसके बीच में आ जाती है। वो घटना घटित होने वाली थी, लेकिन उसी समय लहना सिंह सूबेदारनी को बचाता है और सूबेदारनी को वहाँ से उठा करके पास में एक दुकान होती है, उस दुकान के आगे एक तख्त बिछा हुआ है, उसी पर सूबेदारनी को ले जा करके वो खड़ा कर देता है और स्वयं कहाँ चला जाता है, उस घोड़े की लातों पे चला जाता है। तो सूबेदारनी यही चीज़ उसे याद दिलाती है कि तुमने मेरे प्राण बचाए थे और मुझे वहाँ पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाओ। अब दोनों कौन कौन है, एक तो है हजारा सिंह, जो कौन है सूबेदारनी का पति, सूबेदारनी के पति, और एक कौन है बोधा सिंह। बोधा सिंह ये कौन है, इसका पुत्र, कि मेरा पति हजारा सिंह और मेरा पुत्र बोधा सिंह ये दोनों उसी फौज में है जहाँ पर तुम हो। ठीक है, तो जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी वैसे ही तुम इन दोनों की भी रक्षा करना। यह मेरी भिक्षा है, यानी मैं तुम्हारे आगे यही भिक्षा मांगती हूँ, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यानी जो सूबेदारनी है वो अपना आंचल लहना सिंह के सामने पसार देती है और उससे प्रार्थना करती है कि जैसे तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी वैसे ही तुम मेरे पति और पुत्र की भी युद्ध भूमि में रक्षा करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अब देखो अगला है इसका विशेष। अब विशेष में हम इसमें देखो क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला हम इसमें बताएंगे कि जो लहना सिंह है इसे इस गद्यांश में एक कर्तव्य पालक, साहसी और वचन का निर्वाह करने वाले के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, क्योंकि जो सूबेदारनी है वो उससे वचन ले लेती है कि तुम्हें जैसे मेरी रक्षा की थी वैसे ही मेरे पति और पुत्र की रक्षा करनी है, तो उससे वो वचन ले लेती है। अब जो लहना सिंह है ये
इनकी रक्षा करना अपना क्या मानता है, कर्तव्य मानता है। तो कर्तव्य का पालन करने वाला, ठीक है, और वचन का निर्वाह करने वाला, साथ ही साहसी, ठीक है। अब साहसी कि वहाँ पर जब युद्ध भूमि में हजारा सिंह और बोधा सिंह युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं और उससे पहले जो बोधा सिंह है वो बीमार था, तो किस प्रकार से वो उसकी देखभाल करता है और कैसे वो एम्बुलेंस में हजारा सिंह और बोधा सिंह को बैठा करके रवाना कर देता है। तो वो इनकी रक्षा करना क्या मानता है, अपना कर्तव्य मानता है। तो कर्तव्य पालक, वचन का निर्वाह करने वाला, ठीक है। इस रूप में किसको दिखाया गया है, यहाँ पर लहना सिंह को दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सूबेदारनी के मन के भावों की अभिव्यक्ति की गई है कि जो सूबेदारनी है उनके मन में कैसे भाव है, उन मनोभावों को यहाँ अभिव्यक्त किया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम क्या बनाएंगे इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। भाई सरल है, आसानी से समझ में आ रही है, बोधगम्य है, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें बताएंगे कि इस गद्यांश में तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखिए जैसे भिक्षा, भिक्षा जो शब्द है ये क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है भिक्षा। अब इसका तद्भव क्या होता है, भीख, क्या होता है, भीख, है ना। तो तत्सम तद्भव शब्दों का क्या, ये देखिए घोड़ा, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। तत्सम क्या हो जाएगा इसका, अश्व, है ना। इस तरह से कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो इस कहानी में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है। कौन सी पद्धति, फ्लैशबैक या पूर्वाभास पद्धति। कौन सी पद्धति, फ्लैशबैक। इसका दूसरा नाम भी है पूर्वाभास पद्धति। देखिए आपके 2 नंबर का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, जो आपके पेपर में 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरात्मक, तो उसमें भी ये 2 नंबर का प्रश्न है बन जाता है हमारा कि फ्लैशबैक पद्धति या पूर्वाभास पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया था और कब किया गया था, ठीक है। तो हम इसका उत्तर क्या बताएंगे कि फ्लैशबैक या पूर्वाभास पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी में किया गया था। अब फ्लैशबैक पद्धति, पूर्वाभास पद्धति क्या होती है, पूर्व और आभास। आभास है पूर्व यानी पूर्व का। जैसे हमने देखा कि जो लहना सिंह है जब वो युद्ध भूमि में घायल हो जाता है, तो जब वो वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ रहता है तो उसके सामने, उसकी जैसे जैसे वो मृत्यु के निकट जाता है, उसकी आंखों के सामने पूर्व की जो स्मृतियां हैं वो दिखाई देने लगती हैं। वो स्मृतियों का उसे क्या होने लग जाता है, आभास होने लग जाता है। वो बार बार उन पुरानी घटनाओं को याद करने लगता है। तो यही है पूर्वाभास पद्धति, यानी पूर्व की जो स्मृतियां हैं वो एक एक करके हमारी आंखों के सामने हमें दिखाई देने लगती हैं। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो वर्तमान में जो घटना चल रही होती है उससे पहले की जो घटनाएं हैं, जैसे वो स्वप्न में या बैठे बैठे ही खो जाते हैं अपनी पुरानी यादों में, और पुराना जितना भी उनका समय जो व्यतीत हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, वो उनकी आंखों के सामने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार से उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैशबैक, यानी पीछे की जो हमारी स्मृतियां हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं पूर्वाभास पद्धति।
कहा था कहानी में ही इस पद्धति का प्रयोग किया था। ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न भी बन जाता है, ठीक है, और हमारा विशेष में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कहानी, जितनी भी हमारी कहानियाँ हैं उनमें से हमारे जो एक उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, चाहे किसी में से भी हमारे सर्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए यदि आती है तो इसी तरह से उनकी सर्वप्रसंग व्याख्या करेंगे। लेकिन सर्वप्रसंग व्याख्या हम कब कर सकते हैं? जब हमें वो पूरी कहानी, उसका सारांश हमें अच्छी तरह से याद होगा। तो आप बुक खरीद लेना मार्केट से और एक बार इन सारी कहानियों को आप घर पर बैठ करके पढ़ना। जब तक कहानी पूरी नहीं पढ़ोगे तब तक आप सर्वप्रसंग व्याख्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि न तो आपको उस घटना का पता चलेगा कि इसमें किस घटना का वर्णन किया गया है। तो उपन्यास और कहानी दोनों किताबें आप खरीदेंगे और उन्हें घर बैठ करके आप पढ़ लेंगे। और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट व्याख्याएं होंगी, अब ज़्यादा तो हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन जितनी भी हमसे हो सकेंगी उतनी सर्वप्रसंग व्याख्या हम आपको करवाएंगे। और साथ ही जो आपके महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्नों के बारे में भी हम अपनी ऑनलाइन क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।